वो क्या वजह थी कि आपने पत्रकारिता जब करना शुरू किया और टेलीविज़न पत्रकारिता शुरू किया तो अपराध की दुनिया को पकड़ा। सामान्य तौर पर जो लोग आतंक यानी जो लोग दबाव और शक्ति और अपराध के पीड़ित होते हैं वो उससे भागते हैं। आप खुद भी कह रही कि उससे उबरने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन आपने अपराध के क्षेत्र को चुना और मुझे लगता है कि जिस समय आपने चुना होगा शायद अपराध की दुनिया में लड़कियों की रिपोर्टिंग का कोई अस्तित्व कोई पूर्व में नहीं रहा। बिल्कुल नहीं था। तो उसकी क्या वजह थी, उसकी क्या कहानी थी? हुआ ये कि हम जब दिल्ली आ गए और आईएमसी में रिटन एग्ज़ाम को मैंने टॉप किया था, इंटरव्यू टॉप किया और मैं आईएमसी में बतौर स्टूडेंट आ गई। तो जब पढ़ाई पूरी हुई और जी को ज्वाइन किया तो उन्हीं दिनों की बात है, आपको याद होगा कि तंदूर हत्याकांड हुआ था। उस कवरेज को मैं करीब से देख रही थी। कुछ समय बाद मैंने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर न्यूज़ रूम में बात हो रही थी और कई घटनाओं को लेकर बात हो रही थी कि उन्हें कौन कवर करेगा। तो मुझ पर किसी की नज़र पड़ी और बस वो नज़र पड़ने की बात थी और अपराध की कवरेज शुरू हो गई। अब होता क्या है कि ये मैंने जीवन में भी सीखा, जो मुश्किल चीज़ें होती हैं उसे एक कॉन्टिन्यूटी के साथ करना वो मुश्किल होता है। एक आध बार करना अलग बात है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाना वो थोड़ी सी अलग बात है। और मुश्किलों को मैंने देखा था बचपन से, इसलिए मुझे ये लगा कि मेरे लिए बीट एकदम माफिक है। कई घटनाएं होती गई, फूलन देवी का एसेसिनेशन से लेकर नीतीश कटारा का मामला, प्रियदर्शनी मट्टू रेप केस, ऐसी बहुत सी चीज़ें। और मुझे ये लगा कि मैं इसी बीट के लिए बनी हूँ, क्योंकि इस बीट के लिए आपका फौलादी होना ज़रूरी है, आपका टिके होना ज़रूरी है। चाहे बहुत सुबह की रिपोर्टिंग के लिए जाना हो या देर रात, पता नहीं मेरे अंदर शायद कोई पंजाब बसता था, वो अभी भी बसता है। वर्तिका जी, आपकी जो पीएचडी है, जो शोध आपने बलात्कार जैसे विषय पे किया, आपकी अपनी जो अभिव्यक्ति है, जो अपनी आपकी जो कविताएं हैं, उनमें जो संवेदना का स्वर है वो बहुत ही भावुक है, संवेदनशील है, मार्मिक है, एक तरह से कह सकते हैं। स्त्री पीड़ा को और बाद के दिनों में जो कैदियों पर आपका काम है वो भी आपकी उस संवेदना का प्रतीक है, जो बताता है कि हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होती है। उसको कम से कम बुनियादी स्तर पर जो जीवन के लिए, जीने के लिए ज़रूरी आवश्यकताएं हैं वो मिलनी चाहिए, जिनमें मनोरंजन भी है, सूरज की रोशनी भी है, संगीत भी है, तमाम बातें हैं। उन पर हम जब आपकी किताबों के माध्यम से आएंगे तो बात करेंगे। लेकिन ये जो बलात्कार जैसे विषय पर आपने शोध किया और आज जब हम बात कर रहे हैं 2025 में, भारत में और दुनिया भर में, आप लगातार, ऐसा नहीं है कि आप प्राध्यापक हो गई तो आप इन विषयों से जुड़ी नहीं हैं, लगातार आप नए बच्चों को पत्रकारिता पढ़ा रही हैं और उस दौरान भी ये विषय होते होंगे। भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है और बलात्कार जैसे विषय को किस रूप में आज भी देखा जाता है, और शोध के दौरान आपने क्या पाया था? देखिए, ऐसा है कि मैंने जो लोग अपराध करते हैं और जो अपराध के पीड़ित होते हैं, इन दोनों को बहुत करीब से देखा। मुझे समझ में ये आने लगा कि आम तौर पर पीड़ित चुप रहते हैं। चुप्पी बड़ी भारी चीज़ है और यही चुप्पी इस दुनिया को बचा कर रखती है। मेरी तमाम कविताओं में आपको विद्रोह ना के बराबर दिखेगा। मैं हमेशा औरत की चुप्पी की बात करती हूँ, उसके सहने की बात करती हूँ। रानियाँ सब जानती हैं, मैं भी शुरुआत में और उसके अंत में मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि तकरीबन हर औरत कोई रानी है, उसके पास कोई गहरा सच है, लेकिन उस सच की चाबी कहीं और है। आम तौर पर वो चाबी राजा के पास होती है और यही पीड़ितों के साथ भी है। बहुत से रेप विक्टिम जो बड़े ग्रूसम अपराधों से गुजरे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सच को नहीं कह पाए, चाहे वो बलात्कार की विक्टिम हो, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक, किसी भी तरह के विक्टिम्स। लेकिन ये दुनिया भी बदली है। मेरे पीएचडी करने से आज 2025 तक में आप देखिए स्थितियाँ कितनी बदली।
पहले एक समय आया था जब हम ये माना करते थे कि औरत की पीड़ित होने को हमने स्वीकार करना शुरू कर लिया था और हमें लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज 2025 में स्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि औरत से पुरुष डरने लगा है, ये भी बदला है। हम पॉलिटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट के अजीब से पेश में फंस गए हैं, एक ये भी स्थिति है। और मुझे लगता है कि सच ये भी है कि आज भी पीड़ित ज़्यादा बोल नहीं पाते। तो मैं यही जानने का प्रयास कर रही थी, जो विक्टिम होता है उसके पास बहुत सारे सच होते हैं, लेकिन जब तक वो बोलने के बारे में सोचता है तब तक वो मामला बहुत पुराना हो गया होता है, और जिसने उस अपराध को किया होता है उसका शोर ज़बरदस्त होता है। वो शोर मचाता है, वो चिल्लाता है, वो डिफेम करता है और पीड़ित उसे सहन करता है। एक तरफ इस दुनिया में सहन शक्ति है, दूसरी तरफ शोर है। इसे देखते देखते ही यही वजह है कि तिनका का जन्म हुआ। मुझे लगा कि जो मैं नहीं कह पा रही हूँ, जिन पीड़ितों को मैं करीब से देख रही हूँ, उनकी बात कैसे कहूँ, तभी तिनका पैदा हुआ। आपकी जो पुस्तक थी हूँ रहूँगी में लिखा है कि वर्तिका के लिए औरत टीले पर तिनके जोड़ती और मार्मिक संगीत रचती एक गुलाबी सृष्टि है और सबसे बड़ी त्रासदी भी। वह चूल्हे पर चांद सी रोटी सेके या घुमावदार सत्ता संभाले, सबकी आंतरिक यात्राएं एक सी हैं। इस ग्रह के हर हिस्से में औरत किसी न किसी अपराध की शिकार होती ही है। ज़्यादा बड़ा अपराध घर के भीतर का, जो अमूमन खबर की आंख से अछूता है। ये भाव, ये जो कविताएं हैं जिनको आपने व्यक्त किया है, तिनका पर हम अभी आएंगे। आपकी रिपोर्टिंग के दौरान की कोई ऐसी घटना जो आपके मन, अस्तित्व या मानस पर अभी भी बनी हो, जो स्त्री से जुड़ी हुई हो, या जेल के दौरान आपने जेल में भी महिला जेल की भी बात की है और लगातार काम किया है, कोई ऐसी घटना जिसको आप भुला न पाती हूँ, या आपको लगता हो कि अगर मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती तो ऐसी घटनाओं को मैं रोक पाती। हालांकि मुझे लगता है कि औरत से जुड़ी हर घटनाओं को, अत्याचार किसी भी रूप में औरत या पुरुष के ऊपर हो, यहाँ पे मैं व्यक्तिगत निजी तौर पर मेरा मानना है कि अत्याचार बुरी बात है। किसी को किसी के ऊपर कुछ भी थोपने का हक नहीं है। एक घटना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, उसने मुझे बहुत झकझोर दिया। ये नॉर्थ दिल्ली का इंसिडेंट था। रात के समय खबर आई थी, मॉर्चरी के सामने मैं खड़ी थी। इस महिला को उसके परिवार ने मार दिया था, लेकिन जिस तरह मारा था वो बड़ा विद्रूप था। उन्होंने उसकी आंखों में सिलाइयाँ खूब होती थी और भी बहुत कुछ किया था, और देर रात हो गई थी। तो जो उसके पति का पक्ष था और जो उसका मायका था, वो दोनों पक्ष वहाँ खड़े थे, और मायका जाहिर तौर पर बुरी तरह से टूटा हुआ था। माँ उसकी बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि जिस पति और ससुर ने उसकी आंखों में सुइयाँ चुभ हुई थीं, वो बड़े इत्मीनान से था। उन्हें कुछ बुरा नहीं लगा था, उन पर शायद कुछ गुजरा भी नहीं था। वो जस्टिफाई कर रहे थे कि मतलब वो ऐसी ही थी, या जो किया गया वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उस 1.5 मिनट की स्टोरी को करते हुए मुझे लगा था कि जैसे 1.5 सदियों का सफ़र मैंने तय किया हो। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो नहीं लगता आज भी वो पीड़ित, पता नहीं कितना उसका परिवार क्या कह पाया होगा। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे ये लगा था ऐसी कई स्टोरीज़ होती हैं जहां हम 5W1H से आगे गुजरने की कोशिश करते हुए भी नहीं जा पाते। उसे जो सुइयाँ चुभोई गई थीं, उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। तब मुझे ये लगा था कि कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। उस दिन उसके परिवार ने उसे कुछ बुरा शायद लगा ही नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है शायद 25 साल बाद, मालूम नहीं वो परिवार किन चीज़ों से गुजरा होगा, किन सुइयों को उसे खो दिया गया होगा।
एक और घटना मुझे कभी नहीं भूल सकती, पटियाला हाउस केस, पटियाला हाउस में। वहाँ एक यहाँ मैं उस अपराधी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो बड़ा जघन्य अपराध हुआ था। और हम लोग जब कवर करने जाते थे तो पहले दूसरे तीसरे दिन, उन दिनों टीवी क्योंकि बहुत पॉपुलर था और कुछ एक चैनल्स ही थे, तो वो जर्नलिस्ट को पहचाना करते थे लोग। तो इस व्यक्ति ने हाथ हिलाकर कई बार मुझे कहा, वर्तिका आप आ गई, वर्तिका आप आ गई, मेरे शॉट्स। और आज भी एनडीटीवी के आर्काइव्स में शॉट्स होंगे जब वो हाथ हिला रहा था वो व्यक्ति। उसे ज़रा सा भी अफसोस नहीं था कि उसने क्या किया। ऐसे कई लोग जिन्हें बड़े अपराध को करने के बाद अफसोस नहीं हुआ, उनके अफसोस का ना होना मेरे मन में कहीं चिपका रह गया।